हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न ऑनलाइन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा भूगोल, सेट नंबर है 3। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 सेट करा रखा है। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। चलिए, आज का पहला सवाल आप सभी के लिए सवाल है, भूमध्य सागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान निम्नांकित में से किस देश में पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है? विकल्प में है भारत, चीन, बांग्लादेश, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। तो याद रखिएगा, भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न चक्रवात जब पश्चिमी एशिया होते हुए भारत की ओर आता है तो उसे ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों में ये वर्षा कराता है या वर्षा लाता है। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम एशिया कहने का मतलब है कि ये भूमध्य सागर से चल करके ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत पहुँचता है। ठीक है, और यहाँ पे भारत में इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, और ये सर्दियों में यहाँ पे वर्षा कराता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, भारत। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? विकल्प में है 1620 किलोमीटर, 981 किलोमीटर, 891 किलोमीटर या फिर एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई है 1620 किलोमीटर। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। ठीक है ना, और ये किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना है, गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी सवालों का जवाब याद रखिएगा। सवाल नंबर 1 हो सकता है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर है। और यह किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ये हल्दिया से वाराणसी को या इलाहाबाद को जोड़ता है। हल्दिया से इलाहाबाद को ये जोड़ता है। ठीक है, और बात करें वहीं पे 891 किलोमीटर, तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई है 891 किलोमीटर, जो कि पिछला टीआरई में पूछा जा चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई पूछ लिया है आपसे। तो कितना है? 1620 किलोमीटर है, जो कि गंगा नदी पर स्थित है, और ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फलीदार फसल है जो वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में सक्षम नहीं है? आप देखेंगे कि जितने भी फलीदार फसल होते हैं ना, ये वायु से नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं। लेकिन पूछा जा रहा है आपसे, ये कौन ऐसी फसल है? ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन ही है। हमने बताया ना कि लगभग क्वेश्चन 90% क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के बुक से ही उठाया है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल किताब में ये लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, वहीं से मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सी फलीदार फसल है जो वायु से नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। कौन सी फसल है ऐसा? मूंग, अरहर, चना, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरहर। अरहर एक फलीदार फसल है, ठीक है, जो कि वायु से नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। सही आंसर इसका बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को क्या कहते हैं? जलवायु, मौसम, वायुमंडल, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, मानसून। ठीक है, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसे ही मानसून कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऋतु के अनुसार वर्षा में हवाओं की दिशा बदलना मानसून कहलाता है। जैसे गर्मियों में देखेंगे तो समुद्र से स्थल की ओर चलता है, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कह देते हैं। सर्दियों में आप देखेंगे तो स्थल से समुद्र की ओर चलता है, इसे ही उत्तर पूर्व मानसून कह देते हैं। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? इसे जलवायु कहते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर ई यहाँ पे बिल्कुल ही मानसून कहते हैं इसे। ठीक है, मानसून। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ई विकल्प हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जलवायु क्या है? जलवायु के बारे में बात करें तो किसी स्थान की 30 से 35 वर्षों का जो औसत मौसम का स्थिति होता है ना, उसे जलवायु कहते हैं। ठीक है, जबकि मौसम क्या है? मौसम तो आप देखेंगे कि ये दिन प्रतिदिन का वायुमंडलीय परिवर्तन है।
ठीक है। और वायुमंडल क्या है, ये तो पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत को वायुमंडल कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मानसून हो जाएगा इसका सही आंसर। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसे मानसून कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है, किस वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत 33% है। बताना है किस वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत 33% है। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति, 1952 की अंतर्राष्ट्रीय वन नीति, या फिर 1962 की राष्ट्रीय वन नीति, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर पता है तो कमेंट करते हुए चलिए आप लोग। सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर ए, ठीक है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति, ये विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में कहा गया है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वन आच्छादित होना चाहिए, वनों से घिरा होना चाहिए, ठीक है। याद रखना है यहाँ पे। और ये भी पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं यहाँ से कि पहाड़ी क्षेत्रों में ये लक्ष्य 60% तक रखा गया था, ठीक है। क्या आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ये लक्ष्य कितना रखा गया था, 60%, जबकि बाकी क्षेत्रों में 33%। लेकिन ओवरऑल आप लोग क्या पढ़ते हैं कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वन आच्छादित होना चाहिए, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में 60% का लक्ष्य रखा गया था, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। क्या पता कभी सवाल घुमा के पूछ दिया जाए आपसे, ठीक है। चलिए आगे देखें। चलिए अगला सवाल है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पीनों का संकेंद्रण अधिक होता है, खादर, बांगर, लेटेराइट, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल सिंपल सा है। सवाल क्या है, सवाल है कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पीनों का संकेंद्रण अधिक होता है, खादर, बांगर, लेटेराइट, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बांगर। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ये नदियों के पुराने बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसमें कंकड़ पत्थर, कंकड़ की जो देखेंगे तो अधिक मात्रा होते हैं, ठीक है। और ये अपेक्षाकृत आप देखेंगे तो ये कम उपजाऊ भी होती हैं, ठीक है, बांगर की तुलना में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। खादर के बारे में बात करें तो ये नई जलोढ़ मिट्टी है, इसको कहते हैं। हर वर्ष बाढ़ से नई मिट्टी जो आती है इसे ही खादर कहते हैं। ये अधिक उपजाऊ होती हैं और कंकड़ से बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। वहीं बात करें लेटेराइट मिट्टी के बारे में तो ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहाँ पे उच्च तापमान और अधिक वर्षा जहाँ पे होती है वहाँ पे ये लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। और इसमें आयरन और एल्युमिनियम की जो मात्रा होती है ना अधिक को देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 20 सही लेके चलेंगे। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं। इस सवाल को मैंने शायद कई बार करवा रखा है, वैसे ये फिर से रिपीट हो गया है, जिसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमको लगता है ये 2-4 बार हो गया ये वाला सवाल, ठीक है। तो बताना है कि यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं। याद रखना है, इसे कहते हैं सीट कटाव, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसे, सीट कटाव कहते हैं। विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी विकल्प। मतलब याद रखना है कि अगर ऊपरी मिट्टी की पतली परत जो होती है ना अगर बह जाती है ना उसे सीट कटाव कहते हैं, ठीक है। वहीं बात करें गली कटाव क्या है, तो जब पानी के तेज बहाव से एक गहरी नाली बन जाए, है ना, नाली की तरह बन जाए, उसे क्या कहते हैं, गली कटाव कहते हैं, ठीक है। और वेडलैंड कटाव क्या होता है, तो ये कह सकते हैं आपकी अत्यधिक गली कटान से बीहड़ जैसी भूमि बन जाती है ना, जैसे चंबल क्षेत्र को कहते हैं, तो वो वाला वेडलैंड कटाव कहा जाता है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा बी विकल्प। चलिए अगला सवाल देखिए, आसान सा है। लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है, ठीक है। ये टीआरबी में पूछा गया सवाल है, ठीक है, इसको यहाँ पे हमने लिया है। तो बताना है यहाँ पे कि लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है। उत्तरी लद्दाख, उत्तरी हिमाचल, उत्तरी दार्जिलिंग, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका उत्तरी दार्जिलिंग। विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लेप्चा जनजाति मुख्यतः सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनके पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्य इसी हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलता है या फिर संबंधित है इससे, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। ये करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है, ये करंट अफेयर्स का सवाल है। आप लोगों से पूछा गया है कि देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे विकल्प थोड़ा सा नहीं दिया गया है, विकल्प गलत दिया गया है। तो चलिए मैं ये इसका सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ, ठीक है। देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है, तो याद रखिएगा देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व को बनाया गया है, ठीक है।
माधव टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसे कब अधिसूचित किया गया था? तो ये इसे 2025 में अधिसूचित किया गया है। ठीक है ना, तो याद रख सकते हैं। ये देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। बात करें भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 58 ही है, और ये 58वां हमने बता दिया कि ये माधव टाइगर रिजर्व को बनाया गया था 2025 में। ठीक है, 57वां के बारे में बात करें तो ये था रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और इससे पहले 56वां अगर आपसे पूछा जाए कि टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये डेटा चाहे तो याद रख सकते हैं। इसे हम पीडीएफ में थोड़ा सा ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे 2025 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला सवाल क्या है। सवाल है, वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? सवाल है, वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? विकल्प में है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़, अर्थात विकल्प तो यहाँ पे देखेंगे तो ई सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल अलग तरीके से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान क्या रखिएगा? ध्यान ये रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम होगा। ठीक है, अगर सिर्फ पूछा जा रहा है सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि, तो इसका आंसर होगा मिजोरम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि, ठीक है, वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ होगा। दोनों सवाल में अंतर है। एक हमने कहा कि सर्वाधिक वन आवरण में, तो सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य है आपका मिजोरम, जहाँ पे देखेंगे तो लगभग 242 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुआ देखने को मिला था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वन एवं वृक्ष आवरण दोनों को जोड़ करके, तो उसमें सर्वाधिक वृद्धि कौन किया है, तो वो छत्तीसगढ़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ई विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल है? विकल्प में है संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव अभ्यारण्यों की सीमांकन, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखेंगे विकल्प नंबर ए और बी, ये दोनों सीधे तौर पर आप देखेंगे तो ये सामुदायिक भागीदारी में शामिल है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन करना ये इसमें सामुदायिक तौर पर देखेंगे तो समुदाय के लोग इसमें भागीदारी नहीं होता है इनका। ठीक है, क्योंकि इनमें देखेंगे तो सीधा सीधी ये गवर्नमेंट का काम है, ना कि आम जनता का। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर आप देखेंगे तो डी सही हो जाएगा, क्योंकि सवाल आपसे क्या पूछा है कि किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल है, तो ये संयुक्त वन प्रबंधन में भी और बीज बचाओ आंदोलन में भी। लेकिन यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमांकन ये सरकार के काम होती है, गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी सही है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 1897 में, 1997 में, 1996 में, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका 1897। याद रखना है, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था 1897 में। दार्जिलिंग कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? बताना है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। 3 दिसंबर, 3 मार्च, 3 जुलाई, 3 नवंबर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है कि ये तो पहला याद रखना है कि ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है और इसे हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता को फैलाना। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे सही हो जाएगा 3 मार्च। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। ज्वार, रागी, चना, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है यहाँ पे कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ज्वार, रागी, चना, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर सी, चना। चना एक फलीदार फसल है, ना कि ये मोटे अनाज में से गिना जाता है। मोटा अनाज ज्वार, रागी, बाजरा, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। चना एक ध्यान रखिएगा ये एक फलीदार फसल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अमृत क्रांति का संबंध किससे है?
ठीक है, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा अधूरा है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है ना, दूध उत्पादन से, नदी जोड़ो परियोजना से, या फिर बागवानी उत्पादन से, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अमृत क्रांति जो है ना ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताना है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोराहाट, चिकमंगलूर, कोयम्बटूर, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भारत में चाय अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर का केंद्र जोराहाट जो कि असम में है स्थित है। विकल्प नंबर आप देखेंगे तो ए सही होगा। यहाँ चाय उद्योग, बीज, वृक्षारोपण तकनीक आदि का अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, वहीं बात करें चिकमंगलूर के बारे में तो याद रखना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र। ठीक है ना, चिकमंगलूर में राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र स्थित है, जबकि कोयम्बटूर में आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर में। ठीक है, तो इस तरीके से सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का ए विकल्प जोराहाट जो कि असम में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैसे कोयम्बटूर में आप देखेंगे तो कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्र भी यहाँ पर बनाया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झील मानव निर्मित या कृत्रिम झील है? ठीक है ना, बताना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील मानव निर्मित या फिर कृत्रिम झील है? विकल्प में है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर झील, पुलिकट झील, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले यहाँ पे बात करें विकल्पों के बारे में। विकल्प ए के बारे में बात करते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में। तो ये देखेंगे तो ये रिहंद बांध पर बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये मानव निर्मित जलाशय है। ये कथन बिल्कुल आप देखेंगे तो सही है, और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है ना, याद क्या रखना है इसके बारे में कि ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये मानव निर्मित है। ठीक है, और ये रिहंद नदी पर बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहीं बात करें गोविंद सागर झील के बारे में तो ये अब देखेंगे तो ये सतलज नदी पर है ये। ठीक है ना, सतलज नदी पर ही स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में है, और ये भी एक मानव निर्मित झील कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, मानव निर्मित है। जबकि पुलिकट झील आप देखेंगे तो ये प्राकृतिक खारे पानी की लैंगून झील है, और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील के बारे में आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, एक से अधिक। यहाँ पे देखेंगे तो मानव निर्मित या फिर कृत्रिम झील है। ठीक है, राज्यों का भी नाम याद रखिए कि किस राज्य में ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है, मनरेगा का परिवर्तित नाम क्या है? ठीक है, ये भी करंट अफेयर का सवाल है, पूछा जा सकता है कहीं भी। ठीक है, बताना है मनरेगा का परिवर्तित नाम क्या है। अभी हाल ही फिलहाल में ये काफ़ी चर्चा में रहा है ना, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो बताइए मनरेगा का परिवर्तित नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान रखिएगा, वी बी जी राम जी। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी बी जी राम जी, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो बताना है विकसित भारत, वी मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, और जी फॉर ग्रामीण। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या रहेगा इसका फुल फॉर्म, फिर से बार देख लेते हैं। वी से क्या हो जाएगा, विकसित। ठीक है, बी फॉर भारत, ये हो गया विकसित भारत। ठीक है, वी मतलब विकसित भारत, और जी फॉर गारंटी, जी फॉर गारंटी फॉर, यहाँ पे देखें तो रोजगार एंड आजीविका मिशन, रोजगार आजीविका मिशन। ठीक है, और जी फॉर ग्रामीण। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, पूरा पूरा रूप याद रखिएगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन फॉर ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि यह जो नया नाम है ना, ये 2047 तक विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए लाया गया है, जिसके अंतर्गत काम के दिनों को 100 दिन से जो बढ़ा करके कितना दिन किया गया है, 125 दिन का प्रस्ताव ये लाया गया है यहाँ पे। ठीक है, पहले 100 दिन का होता था ना, अब इसमें बदलाव करके 125 दिन किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ से, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वी बी जी राम जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है, नवंबर 2025 में आए चक्रवात से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे भारतीय राज्य प्रभावित हुआ था। इस चक्रवात का क्या नाम था? बताना है कि नवंबर 2025 में आए चक्रवात से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे भारतीय राज्य प्रभावित हुए थे। इस चक्रवात का नाम क्या था? मोथा, मेलिसा, दितवाह या एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका मोथा। ठीक है, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही है। नवंबर 2025 में आए चक्रवात जो कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु से भारतीय राज्य प्रभावित हुए थे ना, इस चक्रवात का नाम क्या है? मोथा है। ठीक है, और इसका नाम किसने दिया था, नामांकन किसने किया था? तो थाईलैंड ने किया था। ठीक है, ये भी जरूर याद रखिएगा, इसका नामांकन किसने किया था? थाईलैंड किया था। ठीक है, वहीं बात करें मेलिसा के बारे में, तो मेलिसा भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये चक्रवात की तरह था। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो ये नवंबर 2025 में नवंबर 2025 में ही आया था। ठीक है, जो कि जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास में देखने को मिला था ये। ठीक है, वहाँ पे ये देखने को मिला था। जबकि दितवाह क्या है, तो ये दितवाह भी देखेंगे तो नवंबर 2025 में ही आया था, जो कि ये श्रीलंका इससे प्रभावित हुआ था। इसका नामांकन यमन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? मोथा इसका सही आंसर हो जाएगा, जिससे अब देखेंगे कि उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे भारतीय राज्य प्रभावित तो हुए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस राज्य के युद्धमल्ली चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? बताना है किस राज्य के युद्धमल्ली चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के युद्धमल्ली चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है दिसंबर 2025 में। ठीक है ना, विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बताना है, थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मनु भाकर, पंकज त्रिपाठी, सोनू सूद, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। विकल्प नंबर ए यहाँ सी सही हो जाएगा यहाँ पे। और पंकज त्रिपाठी के बारे में बात करें तो इसे मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जबकि मनु भाकर को पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है ना, पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मनु भाकर को। ठीक है, तो ये तीनों डेटा आप चाहें तो यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वनावरण कितना वर्ग किलोमीटर है? 7,15,345 वर्ग किलोमीटर, या फिर 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, या फिर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका विकल्प ए नंबर 7,15,345 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण लगभग आप देखेंगे तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। कितना? 21.76% है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, ये भी याद रख सकते हैं कि 2021 के रिपोर्ट के तुलना में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, कितना? 156 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो है ना, वृक्ष आवरण और वन आवरण दोनों को मिला करके अगर पूछा जाए कि कुल कितना है, तो अब याद रखिएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राजस्थान के किस झील को 2025 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है? बताना है, राजस्थान के किस झील को 2025 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है? सिली सेठ झील, किचन वेटलैंड साइट, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका डी विकल्प, एक से अधिक यहाँ पे सही है। अर्थात कह सकते हैं कि जो तीनों विकल्प है ना, सिली सेठ झील, किचन वेटलैंड साइट और मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इन तीनों को रामसर स्थल में सूची में शामिल किया गया है 2025 में। और ये तीनों कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। बात करें थोड़ा सा यहाँ पे रामसर स्थल के बारे में, तो याद रखिएगा, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था। इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए थे। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। ठीक है ना, भारत इसमें कब शामिल हुआ था? 1982 में। विश्व में 2500 से अधिक रामसर स्थल है। 20 दिसंबर 2025 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुल संख्या 96 हो गई है। ठीक है,
20 दिसंबर 2025 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 96। ठीक है, भारत के यहाँ पे देखेंगे तो कुल 96 रामसर स्थल का जो परसेंटेज में बात करें कितना कवर करता है, तो लगभग आप देखेंगे तो 13,60,805 हेक्टेयर क्षेत्र में ये कवर करता है। कितना? 13,60,805 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। बाकी ये करंट अफेयर का सवाल जरूर ध्यान में रखिएगा। इन तीनों को यहाँ पे रामसर स्थल में शामिल किया कि जो कि तीनों कहाँ पे हैं? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, बिहार में भी दो वेटलैंड जो हैं जिन्हें रामसर स्थल में शामिल किया गया है, कौन कौन है? एक गोकुल जलाशय और दूसरा है उदयपुर झील। इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है और उदयपुर झील आई थिंक पश्चिमी चंपारण या फिर पूर्वी चंपारण में होगा। मेरे हिसाब से पश्चिम चंपारण में होना चाहिए उदयपुर झील, और गोकुल जलाशय ये बक्सर में जो है। इन दोनों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है 2025 में ही। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट में हम इसको क्वेश्चन करवा देंगे। चलिए अगला सवाल है जो कि पिछला में सेट में हमने करवाया था, जहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती बता दिया था। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी से, और यहाँ पे इसे हमने करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बताना है कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मैदान से आच्छादित है। ठीक है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मैदान से आच्छादित है? 27%, 37%, 43%, एक से अधिक या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। याद रखिएगा, सही आंसर है इसका सी विकल्प 43%। कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप देखेंगे तो पर्वत कितना है, तो पर्वत आप देखेंगे ये वाला 30% है। ठीक है, जबकि पठार कितना है? 27% है, जो कि हमने उल्टा बता दिया था। पठार के बारे में उल्टा बता दिया था ना, तो वहाँ पे बता दिया था 30% है। ठीक है, जबकि आप देखेंगे तो मैदान कितना है? तो 43% है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम इसको याद रखिएगा, ये NCERT के बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, वहीं से हमने इसे क्रॉप करके लेकर के आया हूँ यहाँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या है? सवाल है, निम्न में से कौन सा कारक भूमि क्षरण का प्रमुख कारण नहीं है? बताना है कि कौन सा कारक भूमि क्षरण का प्रमुख कारण नहीं है। अतिचारण, वनों की कटाई, नियंत्रित सिंचाई, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बात हो रहा है यहाँ पे? भूमि क्षरण का। ठीक है, प्रमुख कारण नहीं है, तो अतिचारण तो है, वनों की कटाई भी है, लेकिन नियंत्रित सिंचाई आप देखेंगे तो ये प्रमुख कारण नहीं है। विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? अतिचारण, खनन, लवणीयता, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खनिज की मात्रा ज़्यादा है, तो यहाँ पे खनन की वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे भूमि क्षरण ज़्यादा देखने को मिला है, अर्थात विकल्प नंबर आप देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें हम यहाँ पे मतलब पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले एरिया में आप देखेंगे तो अति सिंचाई की वजह से वहाँ पे भूमि का क्षरण हुआ है। ठीक है, वहीं बात करें अतिचारण, तो अतिचारण की वजह से आप देखेंगे तो राजस्थान और बाकी शुष्क क्षेत्रों में देखेंगे तो ये अतिचारण ज़्यादा देखने को मिला है। इसी अतिचारण की वजह से क्षरण देखने को मिला है, भूमि क्षरण देखने को मिला है। ठीक है, वहीं बात करें लवणीयता, तो वही कह सकते हैं कि ज़्यादा सिंचाई वाले क्षेत्रों में ये चीज़ देखने को मिलता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंचाई की जाती है। खास करके जब हरित क्रांति आई थी 1960 के दशक में, तो ये चीज़ ज़्यादा देखने को वहाँ मिली, तो जिसकी वजह से वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पे भूमि का क्षरण ज़्यादा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, समोच्च जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, मृदा अपरदन रोकना, जल स्तर बढ़ाना, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, समोच्च जुताई जो होता है ना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है मृदा अपरदन को रोकना। विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। समोच्च रेखीय जुताई का मतलब ये है कि इस तरीके से आप देखेंगे तो उसका जो जुताई किया जाता है ना, तो समोच्च रेखीय जुताई किया जाता है, मतलब कि आप देखें ढाल से इस तरीके से वहाँ पे नहीं बनाया जाता, कुछ इस तरह सीढ़ी नुमा जो होता है ना, उस तरीके से बनाया जाता है, कुछ जुताई किया जाता है, ताकि जब पानी की जो गति हो थोड़ा सा क्या हो, उसका बहाव की जो गति है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये मृदा अपरदन को रोकने का मुख्य उद्देश्य होता है समोच्च जुताई का। चलिए आगे है, संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा का संबंध किससे है? संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा का संबंध किससे है? अधिकतम दोहन, भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा करना या वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य से समझौता करना, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि सतत विकास क्या है। तो सतत विकास की अगर हम परिभाषा के बारे में बात करें तो इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना करे। ठीक है, ये विचार सबसे पहले कब आया था? ये 1987 के ब्रंटलैंड रिपोर्ट में ये इसे परिभाषित किया गया था।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका इस अनुसार आप देखेंगे तो सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको विकल्प नंबर सी। ठीक है, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य से समझौता। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य में लाल मृदा या फिर रेड सोयल अधिक पाई जाती हैं? पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहला विकल्प में दे रखा है पंजाब। पंजाब में आप देखेंगे तो यहाँ तो पे ज़्यादातर आप देखेंगे तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पंजाब में आप देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु आप देखेंगे तो रेड मिट्टी लाल मिट्टी कह सकते हैं या फिर लाल मृदा पाई जाती है, ये सही है। हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा में भी देखेंगे तो आप यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा आपको। सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर बी, तमिलनाडु। इसके अलावा बात करें हम अन्य राज्यों के बारे में जहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा भारत के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में अधिक ये लाल मिट्टी पाई जाती है। खास करके आप देखेंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा राज्यों में ये लाल मिट्टी पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें ना लौह ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसकी वजह से ये इसकी रंग जो होता है वो लाल होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, शेल्टर बेल्ट पद्धति का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, डेल्टा क्षेत्र में एक से अधिक होगा या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। तो सबसे पहले समझिए कि ये शेल्टर बेल्ट पद्धति होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा शेल्टर बेल्ट पद्धति में पेड़ों को पंक्तियों में लगाया जाता है। ठीक है, पेड़ों को पंक्ति में लगाया जाता है ताकि तेज हवाओं की गति को रोका जा सके। इससे रेत का उड़ना और मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, तो देखिए विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, शेल्टर बेल्ट पद्धति का मुख्यतः प्रयोग कहाँ किया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में देखेंगे तो पेड़ों को पंक्तियों में लगाया जाता है ताकि तेज हवाओं की गति को रोका जा सके, ताकि मृदा अपरदन को कम से कम किया जा सके। ठीक है, वहीं बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे समस्या ज़्यादातर देखने को मिलता है भूस्खलन का और जल अपरदन का, तो यहाँ पे शेल्टर बेल्ट पद्धति का कोई मतलब नहीं निकलता। वहीं बात करें डेल्टा क्षेत्र में, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बाढ़ और जल भराव की समस्या देखने को मिलती है, तो यहाँ भी शेल्टर बेल्ट पद्धति जैसे कोई भी तकनीक देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी सवाल, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? जलवायु, मूल चट्टान, वनस्पति और जीव, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले कारकों में जलवायु शामिल है, मूल चट्टान भी शामिल है, वनस्पति भी शामिल है। ठीक है, पूछा कौन शामिल नहीं है, तो विकल्प नंबर हो जाएगा यहाँ पे ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे तो जलवायु को क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि आप देखेंगे जलवायु जो है ना ये तापमान और वर्षा चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करती है। ठीक है, तो जलवायु भी कह सकते हैं कि कारक है ये। ठीक है, जबकि मूल चट्टान के बारे में बात करें तो ये मिट्टी का प्रकार मूल चट्टान पर ही निर्भर करता है, जैसे कि बेसाल्ट जहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती हैं, तो ये मिट्टी के प्रकारों पर निर्भर करती है ना। वहीं बात करें वनस्पति और जीव, तो वनस्पति और जीव ये पौधों और सूक्ष्म जीव ह्यूमस बनाते हैं, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो मृदा बनने की प्रक्रिया में आप देखेंगे तो जलवायु, मूल चट्टान और वनस्पति और जीव ये तीनों शामिल हैं। इसके अलावा समय भी शामिल है, स्थलाकृति भी शामिल किया जाता है ना। स्थलाकृति में देखेंगे तो ढाल वाले क्षेत्रों में मिट्टी बह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों सही है, अर्थात विकल्प नंबर ई सही हो जाएगा यहाँ पे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये था 30 प्रश्न। आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी PDF अगर आपको पाना है, लेना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।